तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो आई होप वो आप लोग को क्लियर हो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी रिलीज्ड होता है रिस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, एनर्जी को क्या हम लोग करते हैं कि वो हम लोग एक ही बार में इमीडिएटली हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। तो चलिए देखते हैं। ऑल द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज़ नॉट यूज्ड इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी होता है वो इमीडिएटली यूज़ नहीं होता है ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो अब एटीपी जानने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एडीपी भी जानना है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी जानना है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या तीन चीज़ें जाननी है, एडीपी, एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कि इन तीनों का क्या काम है। तो व्हाट इज़ एडीपी? एडीपी क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। डाइफॉस्फेट मतलब इसमें दो फॉस्फेट लगते हैं, ठीक है, दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल में प्रेजेंट होता है और ये लो एनर्जी कंटेंट करता है, ठीक है, इसके पास लो एनर्जी होती है। और एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें कि 3 फॉस्फेट ग्रुप से वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एटीपी भी क्या होता है, वो भी सेल के अंदर ही पाया जाता है, पर इसका जो एनर्जी होता है वो हाई होता है, ठीक है। इसके अंदर हाई एनर्जी कंटेंट होता है और एडीपी के अंदर लो एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है। अब क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, ये एक सब्सटेंस है जो कि क्या किससे बने हुए होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से बने हुए होता है, ठीक है, जिसमें फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये भी क्या होता है, हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ये तीनों क्या हमारे सेल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तुम लोग को ये पता चल गया कि कहाँ पाए जाते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। एडीपी जो होता है वो लो एनर्जी कंटेंट करता है, एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी कंटेंट करता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या है, वो भी एक सब्सटेंस है जो कि फॉस्फेट से बना हुआ है, मेनली किससे, मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, और वो भी कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक क्या है, ये इसको हम लोग फॉस्फेट की तरह लिखते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, पी आई, पी, जहाँ पे पी का मतलब फॉस्फेट होता है और आई का मतलब इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इतना जाना कि एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है। अब हम लोग को जानना है कि किस तरीके से एनर्जी जो होता है वो रिलीज़ होता है, ओके। अब क्या है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज़ यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये एटीपी जो है वो कैसे बनता है, वो एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है, ठीक है। एडीपी जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होता है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज़ होता है, तो उस एनर्जी को क्या करते हैं, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि कैसे हो रहा है, रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो रिलीज्ड होता है, ठीक है। और जो रिलीज एनर्जी होता है वो क्या करते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एटीपी मॉलिक्यूल क्या है, ये हमारा एनर्जी है। हमारा एनर्जी जो है वो क्या, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है। अब कोई भी चीज़ होती है वो हमारे बॉडी में किसी फॉर्म में स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है, हमारा एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है, जो कि बना किससे है, कॉम्बिनेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी। अब क्या है, जब सेल जो है उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या हो गया, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। अब जब सेल को एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी क्या होगा, वो टूट के और क्या करेगा, ब्रोक डाउन यूजिंग वाटर, वाटर का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, टूट जाता है, ब्रेक कर देता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। पूरे प्रोसेस हम लोग को समझ में आया कि किस तरीके से होता है। पहले क्या होता है, रिस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होता है उस एनर्जी के को क्या करते हैं, जो एडीपी और
फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके एटीपी बना देते हैं। ठीक है, एटीपी क्या है, एनर्जी है जो कि स्टोर हो रहा है एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर। अब वो सेल को एनर्जी की जब ज़रूरत है तो एटीपी क्या होती है, वो वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो क्या करती है, रिलीज़ करती है एनर्जी, और वो एनर्जी रिलीज़ करती है और जो जिस भी सेल को ज़रूरत होती है वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो कितने की इक्विवेलेंट होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक, उसका ये वैल्यू है। ओके, द एनर्जी रिलीज बाय एटीपी इज यूज टू कैरी आउट ऑल द इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, ये एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या होता है, हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम से जो है एनर्जी रिलीज होती है। ओके, यहाँ इसको आप, इस रिएक्शन को आप अच्छे से और केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, बस इसका मतलब यहाँ पे यही समझो कि एनर्जी रिलीज़ जो होती है जिस प्रोसेस को, उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, जिस भी रिएक्शन में आप देखोगे कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सेल्स में हमारे कौन सा रिएक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, एडीपी जो है वो क्या हो रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है एब्जॉर्ब करके एनर्जी। यही ना हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन के दौरान क्या हो रहा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उनको एब्जॉर्ब करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी जो है वो वापस से रिलीज़ करके, ठीक है, एटीपी क्या करेगा, वो एडीपी में कन्वर्ट हो सकता है रिलीज़ करके। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एडीपी क्या कर रहा है, एडीपी एब्जॉर्ब करके एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पर एटीपी जो है वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करके एडीपी में कन्वर्ट होता है। इसको मैं एक बार और क्लियरली समझाऊंगी। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये दोनों इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी। ठीक है, फिर क्या होता है कि जिस तरीके से बैटरी का बहुत सारा यूज़ होता है, ठीक है, हमारे जैसे लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, रेडियोज़ के लिए, कंप्यूटर के लिए, सबके लिए क्या बैटरी का बहुत बड़ा यूज़ होता है। उसी तरीके से फिर एटीपी क्या होता है, वो भी क्या है, एक तरह का तो एनर्जी है हमारे बॉडी में, तो वो भी क्या होता है, जो सेल का बाकी पर्पस होता है जो काम का, वो सारा वो क्या करता है, एनर्जी जो एटीपी होता है वो फिर करते हैं। ठीक है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ ये करते हैं। ठीक है, और एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स भी कहते हैं। ओके, मैं एक बार आपको क्लियर समझाती हूँ कि किस तरीके से एडीपी जो है वो एब्जॉर्ब करके एटीपी बन रहा है और एटीपी जो है वो रिलीज़ करके एनर्जी एडीपी बन रहा है। ओके, जैसे देखिए एडीपी क्या था, एब्जॉर्ब करके जो रिस्पायरेशन के थ्रू दौरान जो एनर्जी बनी थी उसको क्या करता है ये एब्जॉर्ब करके एटीपी बनाता है, ताकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहे। तो ये जो एटीपी है ये क्या करेगा, ये वापस से एनर्जी रिलीज़ करके एडीपी बन सकता है। यहाँ पे यही चीज़ समझाया जा रहा है। ठीक है, कि एडीपी एब्जॉर्ब करके क्या किया, एटीपी बनाया और एटीपी एनर्जी रिलीज़ करके क्या कर रहा है, एडीपी बना रहा है। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन एक तरह से होता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देख लिया कि एडीपी का क्या काम है, एटीपी का क्या काम है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या काम है। अब आगे क्या है, हमें क्या देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ठीक है, अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिस्पायरेशन हो रहा है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर क्या होगा कि अगर विदाउट ऑक्सीजन अगर प्लांट और एनिमल्स जो है वो रिस्पायरेट कर रहे हैं तो उसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है एरोबिक रिस्पायरेशन और क्या है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी है जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। ठीक है, ये हमें पता है 6 कार्बन एटम कंपाउंड है ये। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट इज़ अ सिंपल फूड विच इज़
ऑक्सीडाइज इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ठीक है, ये एक सिंपल फूड है, लेकिन रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जो फूड होते हैं वो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या होता है, ये जो है ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज, और क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑकर होता है, कहाँ पे ये ऑकर होता है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ऑकर होता है, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज जो होता है, जो कि 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, वो क्या होता है, वो रिस्पायरेशन के दौरान वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है या पायरुवेट बनाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और इसके लिए क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, एन एरोबिक रेस्पायरेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसमें क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मतलब कि 1 C6H12O6 क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 चीज़ अभी पढ़ी कि ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन में पायरुविक एसिड बनाता है, ऑक्सीडेशन करके, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता है, और जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। ओके, अब ये पायरुविक एसिड क्या है, ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, जिसको हम लोग कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये कीटोन ग्रुप है यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या है, एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि कीटोन ग्रुप किसको कहते हैं, एसिड ग्रुप किसको कहते हैं, ये भी केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ोगे, बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक में। तो ये क्या है कि इसलिए इसको हम लोग कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये 3 कार्बन एटम है। ठीक है, अब क्या है कि पायरुवेट जो है, जो ये क्या करता है, रिस्पायरेशन के दौरान क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में in the cell or not. The fate of pyruvate formed during respiration depend on whether oxygen is present on the cell or not. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल में या कि नहीं। ठीक है, और इफ़ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल, द पायरुवेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, पायरुवेट मतलब यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाता है, और बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी हमेशा कौन से फॉर्म में है, होगा यहाँ पे ATP के फॉर्म में। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पायरुवेट क्या करते हैं, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये क्या कर रहे हैं, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर सच अ प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में ये कर सकता है। ठीक है, मच लेस एनर्जी रिलीज इन दिस केस, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इस वाले केस में कम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड क्या है, ये भी 3 कार्बन एटम है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये रहा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका यहाँ पे एसिड ग्रुप। ठीक है, तो CH3CH के साथ OH और COOH, ये हमारा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि ADP का क्या काम है, ATP का, और बाइफॉस्फेट का क्या काम है। ADP और बाइफॉस्फेट मिलके ATP बनाते हैं, और ATP जो है उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होता है सेल में, और फिर क्या होता है कि अब जो सेल जो है, सेल के अंदर जो फूड है ग्लूकोज, वो क्या करता है, वो चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, किस प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। फिर जो पायरुविक एसिड है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या करता है, बहुत सारा एनर्जी भी बनाता है। ठीक है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है, ये इथेनॉल और एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और या लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसमें कम एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और कल हमें जानना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल आएगा। थैंक यू।